We shall start our first chapter of biology, life process. Let's start. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? हम कैसे बताएं कि क्या डिफरेंस है किनमें, कि क्या जीवित है और क्या मृत है? हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से लिविंग बींग्स हैं और कौन से नॉन लिविंग बींग्स हैं? If we see dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, अगर हम देखते हैं कि कोई डॉग है वो दौड़ रहा है, कोई जो काऊ है वो अपने कर्ड को च्यूई कर रही है और कोई आदमी है जो बहुत जोरों से चिल्ला रहा है रोड पे, तो हम क्या जानते हैं? हम इससे यही समझते हैं कि ये सब कैसे बींग्स हैं? ये सब लिविंग बींग्स हैं। What if the cow, dog or man were asleep? क्या अगर जब ये डॉग है और ये काऊ है और ये मैन है वो सोए थे, तब क्या? We would still think that they were alive. हम तब भी सोच सकते थे कि वो क्या थे? जीवित थे। But how did we know that? हम कैसे जानते थे? मतलब ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि अगर कोई डॉग है वो दौड़ रहा है, कोई काऊ है अपनी कर्ड को च्यूई कर रही है, कोई आदमी है वो चिल्ला रहा है, हम तभी समझ सकते हैं कि ये सब कैसे बींग्स है? ये सब लिविंग है, क्योंकि ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन जब हम सोए हुए हैं तब हम कैसे समझेंगे कि हम जीवित हैं? अगर हम सोए हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि हम जीवित हैं या जो आदमी सोया हुआ है वो जीवित है? बी सी देम ब्रीदिंग। हम लोग उन्हें क्या देखते हैं? सांस लेते हुए देखते हैं। अगर वो सांस ले रहे हैं एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, अगर वो सांस ले रहे हैं तो हम क्या जानते हैं कि ये कैसे हैं? ये जीवित हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स? अब तो हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़े। व्हाट अबाउट प्लांट्स? अब प्लांट्स के बारे में क्या? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? हम लोग कैसे जानेंगे कि प्लांट भी जीवित है? अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप बताओ कि आप कैसे बता सकते हो कि प्लांट जीवित है, तो आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि प्लांट ग्रीन होते हैं। प्लांट कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट कैसे हैं? प्लांट जीवित हैं। वी सी देम ग्रीन, हम लोग उन्हें हरा देखते हैं। सम ऑफ अस विल से, हम में से कुछ कहेगा कि हम लोग उसे हरा देखते हैं, इसीलिए वो क्या है? लिविंग है। लेकिन हम जानते हैं कि हर पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन नहीं होते हैं। हम लोग बहुत सारे पत्ते ऐसे भी देखते हैं जो कि ग्रीन नहीं होते हैं। तो क्या वो जीवित नहीं है? अगर किसी पौधे के पत्ते अगर ग्रीन नहीं है तो क्या वो जीवित है या नहीं है? लेट्स फाइंड आउट। What about plants that have leaves of color other than green? वही पूछ रहा है कि उन प्लांट्स के बारे में क्या होगा जिनके पत्ते जो है उनके कलर ग्रीन नहीं है, अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा कुछ और है। दे ग्रो ओवर टाइम। तो हम लोग क्या बताएंगे कि एक फीचर ये भी है कि वो लिविंग है, कि वो समय के हिसाब से बढ़ता है, समय के अनुसार वो बढ़ता है। सो वी नो दैट दे आर अलाइव। अगर किसी पेड़ के पत्ते ग्रीन नहीं है, ग्रीन के अलावा कोई और कलर है, तो हम क्या देखेंगे उसमें कि वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। वो बढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये भी कैसे हैं? लिविंग है, ये भी अलाइव है।
इन अदर वर्ड वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, हम लोग कुछ मूवमेंट के बारे में सोचते हैं, आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, या तो वो ग्रोथ रिलेटेड होता है या तो वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं होता है। अब कैसे क्या ग्रोथ रिलेटेड क्या होता है और ग्रोथ रिलेटेड कौन सा है जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता है। जैसे अगर हम किसी पेड़ को बढ़ते हुए देख रहे हैं तो वो क्या है, ग्रोथ रिलेटेड है। जैसे अगर कोई पेड़ का जो स्टीम है वो बढ़ रहा है, उसकी बिर्थ बढ़ रही है, उसके ब्रांचेज बढ़ रहे हैं, तो इसको हम क्या सोचेंगे कि ये कैसा है, ये लिविंग है। लेकिन कुछ मूवमेंट हम नहीं देख सकते, जैसे हम लोग ये तो देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इसलिए हम समझ रहे हैं कि लिविंग है। लेकिन जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई मूवमेंट्स मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं, उनको हम नहीं देख सकते। वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी कौन सा मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। तो वो भी कैसा है, वो भी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ना होते हुए भी वो एक लिविंग बींग्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक वेरी वेरी इसेंशियल फीचर है वो। बट ए प्लांट दैट इज नॉट विजुअली ग्रोइंग, जो कि अगर बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, अगर हम किसी प्लांट को बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं, वो भी जीवित है। हमने पहले पढ़ा कि अगर हम किसी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो वो जीवित है, लेकिन अगर कोई प्लांट नहीं भी बढ़ रहा है फिर भी वो कैसा है, जीवित है। जैसे कि हम देखे थे कि जैसे कि अगर कोई डॉग है वो दौड़ नहीं रहा है लेकिन वो सोया हुआ है और ब्रीद कर रहा है, ओके, तो हम क्या समझते थे कि वो जीवित है। इसी प्रकार से अगर पेड़ कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, कोई वैसा ग्रोइंग विजुअल नहीं शो कर रहा है कि जिसको हम देख सकते हैं, तो वो क्या हो सकता है, वो भी जीवित हो सकता है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट, वैसा मूवमेंट जिसको हम देख सकते हैं, वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ का इनफ नहीं हो सकता है, ओके। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल will be invisible. Movement over very small scale will be invisible to the naked eye. जैसे प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई प्लांट नहीं बढ़ रहा है वो भी क्या है, एलाइव है। कैसे, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है। कैसा मूवमेंट हो रहा है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रहा है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। अगर किसी प्लांट्स में मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है तो वो कैसा है, वो एलाइव है, वो लिविंग है। इज दिस इनविजिबल, इनविजिबल, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनविजिबल क्यों है, किसको, क्योंकि इसको हम नहीं देख सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर कोई मूवमेंट, अगर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, एटम का मूवमेंट हो रहा है, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम नहीं देख सकते। हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे हमारे हेयर का ग्रोथ होना, हमारे फिंगर टिप्स का बड़ा होना, हमारे हाइट का बढ़ना, ये सब हम देख सकते हैं। तो इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, तो क्या जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जिसको हम नहीं देख सकते हैं, क्या वो हमारे लाइफ के लिए नेसेसरी है। अगर हम ये क्वेश्चन, इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस। तो अगर हम इसको किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे, यस, this molecular movement is very essential, is very necessary for life. In fact, virus do not show any molecular movement. वायरस कोई भी ऐसा मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता है। जब तक, कब तक वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करेगा, जब तक वो हमारे सेल को इन्फेक्ट ना करे, हमारे शरीर के वो अंदर ना चला जाए, एंड दैट इज
partially. Why? There is a controversy about whether they are truly living or not. जैसे हमने देखा कि वायरस जो है, जनरली वायरस क्या होता है, वो अगर हमारे शरीर को जब तक वो इन्फेक्ट नहीं करता, जब तक हमारे शरीर के अंदर वायरस नहीं घुस जाता है, तब तक वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी शो नहीं करता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, अगर कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करता है वो कैसा है, वो एलाइव है, वो लिविंग है। लेकिन वायरस जब इन्वायरमेंट में होता है तो वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता है जब वो इन्वायरमेंट में होता है। लेकिन जैसे ही वो हमारे शरीर में के अंदर जाता है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करता है। तो हम लोग क्या क्या इसको कौन से कैटेगरी में रखें, ये लिविंग रखें या नॉन लिविंग रखें? क्योंकि वो बाहर तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कैसे बिहेव कर रहा है, वो लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसमें अभी भी कंट्रोवर्सी है, वी कांट से एनीथिंग। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? अब क्वेश्चन है कि ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो क्यों जरूरी है? वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. हमने earlier classes, पहले classes में पढ़े हैं, देखे हैं कि क्या कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स के होते हैं। कैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं? वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर का मतलब हर एक पार्ट्स का, हर एक ऑर्गन्स का एक अपना फंक्शन होता है। जैसे लीवर का अलग फंक्शन होता है, लंग्स का अलग फंक्शन होता है, पैनक्रियाज का अलग फंक्शन होता है, इंटेस्टाइन का अलग फंक्शन होता है। दे कैन हैव टिश्यू, टिश्यू हैव सेल एंड सेल हैव अ स्मॉलर कंपोनेंट इन देम। उनके पास टिश्यू हो सकता है, टिश्यू सेल हो सकता है, सेल के अंदर के सेल्स सब क्या होता है, सेल्स के अंदर स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत इसेंशियल होते हैं, जैसे डीएनए। बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन। इन्वायरमेंट्स के इफेक्ट के कारण ये बहुत नॉर्मल है कि हमारे पार्ट्स जो हैं, हमारे ऑर्गन्स जो है वो ब्रेकडाउन हो सकते हैं, समय के अनुसार वो क्या हो सकते हैं, ब्रेकडाउन हो सकते हैं। इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर ये ऑर्गन ब्रेक डाउन हुआ तो इंसान जीवित नहीं रहेगा। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो लिविंग क्रिएचर को बहुत जरूरी है कि वो अपने जो ऑर्गन स्ट्रक्चर है, ऑर्गन उसको रिपेयर करे और मेंटेन करे। मान लीजिए जैसे हमारे हमारे शरीर खुद रिपेयर करते हैं, खुद उसको मेंटेन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे ऑर्गन्स, किसी ऑर्गन्स में ऑर्गन ब्रेकडाउन कर गया, वो उसमें कुछ खराबी आ गई, तो वो अगर वो उसको मेंटेन नहीं करेगा, रिपेयर नहीं करेगा, मलहम पट्टी नहीं करेगा, तो वो क्या, वो खराब हो जाएगा। अगर वो खराब हुआ एक ऑर्गन तो हमारे धीरे धीरे सारे जो मशीनरी है वो ब्रेकडाउन होने लगेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई चीज ब्रेकडाउन हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उसको हमारा शरीर क्या करे, रिपेयर करे। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, मॉलिक्यूल्स से। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल द टाइम, इसीलिए ये जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स उनके ऑल अराउंड हमेशा मूव करते रहें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? सी, the process which together perform the maintenance job are called life process. Life process is
दैट प्रोसेस जो कि टुगेदर परफॉर्म करता है मेंटेनेंस जॉब को, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। सभी ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ताकि वो अपने जॉब को मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म कर सके, फंक्शन अच्छे से कर सके। इन सब प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। Since these maintenance process are needed to prevent damage, ये मेंटेनेंस प्रोसेस क्यों जरूरी है, ताकि जो डैमेज हो रहा है, जो खराबी हो रहा है, उसको हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, रोक सके। एंड ब्रेकडाउन को भी, डैमेज को और ब्रेकडाउन को। एनर्जी इज, अब कोई भी मेंटेनेंस जॉब बिना एनर्जी का कैसे होगा, एनर्जी तो चाहिए होगा ना। मान लो कट गया छट गया तो उसको रिपेयर करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आता है, एनर्जी हम लोग कहाँ से लेते हैं, हम लोग एनर्जी फूड से लेते हैं, जो कि हमारे बाहर मिलते हैं। बाहर फूड हमारे अंदर थोड़ी ना होते हैं, फूड तो हम लोग इन्वायरमेंट से लेते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, कैल्शियम, सब हम लोग बाहर से लेते हैं। दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, इसीलिए कहा है कि ये एनर्जी कहाँ से आता है, आउटसाइड ऑफ बॉडी आता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आउटसाइड बॉडी मतलब हम लोग बाहर से ले रहे हैं एनर्जी, नो। इसका मतलब रॉ मटेरियल जो एनर्जी की जरूरत, जैसे हम खाना खाते हैं तो उससे वो क्या होता है, वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो ब्रेकडाउन होता है, फिर उससे एनर्जी निकलता है, फिर वो एनर्जी यूज होता है, और जो बचा हुआ एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ATP के फॉर्म में वो स्टोर होता है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, इसीलिए कह रहा है कि एक प्रोसेस होना चाहिए जो ट्रांसफर करे एनर्जी, एनर्जी के सोर्स को, जो कि हमारे शरीर के बाहर है, विच वी कॉल फूड, जिसको हम फूड कहते हैं, टू इनसाइड। एक प्रोसेस भी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन, एक न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे सोर्स होते हैं एनर्जी का, कुछ भी सोर्स हो सकता है एनर्जी का, हर एनिमल्स का, हर इंसान का अलग अलग एनर्जी का सोर्स है। जैसे कोई कार्निवोरस होते हैं, कोई ओमनिवोरस होते हैं, कोई हार्बिवोरस होते हैं, तो ये सब का अलग अलग सोर्स है। कोई फूल पत्ती खा करके, कोई पेड़ पौधे खा करके एनर्जी लेता है, हम लोग चिकन मीट मछली सब कुछ खा करके एनर्जी लेते हैं। तो वो डायरेक्ट एनर्जी नहीं है, अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो डायरेक्ट एनर्जी नहीं है, वो हमारे शरीर में जाके क्या होता है, पचता है, ब्रेक डाउन होता है। वो ब्रेक डाउन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। जब वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ओके, तो ये बहुत जरूरी है ना कि कोई प्रोसेस हो जो कि अगर हम फूड खाएं तो उसको ब्रेक डाउन करें और उसको एनर्जी में तोड़े, नहीं तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। ओके, जैसे डिहाइड्रेशन वगैरह जो होता है तो क्या होता है, हम लोग जो भी खाते हैं वो पचता नहीं है, तो हम लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं। ओके, if the body size of an organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ने को है तो एडिशनल रॉ मटेरियल की जरूरत होता है। जैसे अगर आपका शरीर बढ़ रहा है तो आपको भूख ज्यादा लगती है क्योंकि आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है ग्रोइंग फेज में। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, जो हमारे लाइफ अर्थ पे वो कौन से मॉलिक्यूल पे बेस्ड होते हैं, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे होते हैं। मोस्ट ऑफ these कार्बन फूड सोर्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। ये जो हमारे मोस्ट जो फूड हम लोग लेते हैं वो कैसे भी होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द complexity of these carbon source, different organism can use different kind of nutrition। और जो कार्बन सोर्स का कैसा कॉम्प्लेक्सिटी है उस पे, उसके हिसाब से
डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशनल प्रोसेस होते हैं उनके पास। The organism, the outside source of energy could be quite varied. जो आउटसाइड एनर्जी का सोर्स है वो अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है जो आप खा रहे हैं वो कोई और भी खा रहा है, जो हर्बीवोरस खा रहा है वो कार्निवोरस नहीं खा रहा है। तो हर अलग अलग, हर किसी का अलग अलग क्या होते हैं, एनर्जी का स्रोत होता है। Since the environment is not under the control of the individual organism, चूंकि जो इन्वायरमेंट है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है, these source of energy therefore needed to be break down और build up in the body। तो ये जरूरी है, मैंने पहले ही बताया, ये जरूरी है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या हो, वो ब्रोक डाउन हो, वो टूटे, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड, और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में, एक सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाए। दैट कैन बी यूज, जिसको यूज किया जा सकता है वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए, जो कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है, नेसेसरी है हमारे मेंटेनिंग प्रोसेस के लिए। ओके, as well as to the kind of molecules the body needed to grow. For this a series of chemical reaction, पहले बता दिया कि इसके लिए क्या होते हैं, हमारे शरीर में केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये फूड्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन, नॉट इट। ऑर्गेनिज्म क्या यूज करता है, ऑक्सीजन यूज करता है। किस लिए, ताकि वो फूड को क्या करे, ब्रेक डाउन करे। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, वो प्रोसेस जिसके द्वारा ऑक्सीजन को एक्वायर किया जाता है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड्स, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। Respiration is a process through which our food breaks down in the presence of oxygen. Okay? So, यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि रिस्पायरेशन का मतलब सिर्फ इनहेलिंग और एक्सेलिंग नहीं है। हम सिर्फ सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ये रिस्पायरेशन नहीं है। रिस्पायरेशन के मतलब जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारे शरीर में फूड को, जो एक सोर्स है एनर्जी का, उसको ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी को रिलीज करता है। सिर्फ एनर्जी ही रिलीज नहीं होता है, जब हमारे शरीर में फूड ब्रेक डाउन होते हैं तो एनर्जी के साथ साथ क्या रिलीज होता है, एनर्जी के साथ साथ रिलीज होता है CO2। क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बहुत जरूरी है कि ये जो CO2 हमारे शरीर में बना उसको हम बाहर निकालें, और उसको क्या करते हैं, हम फिर सांस छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये हमारा CO2 हमारे नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकल जाता है। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अभी हम अब तक जो हमने पढ़ा वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे था, लेकिन अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें कोई स्पेसिफाइड ऑर्गन नहीं होता है, कोई भी स्पेसिफाइड ऑर्गन नहीं होता है कि जैसे कि हमारे शरीर में होता है फूड को लेने के लिए अलग, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए अलग, लंग्स का फंक्शन अलग, किडनी का फंक्शन अलग, फिल्ट्रेशन, एक्सक्रीशन, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। ऐसा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विथ इन्वायरमेंट, क्योंकि उनका जो इंटायर सरफेस है वो किसके कॉन्टैक्ट में होता है, इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में होता है। जैसे हमारा जो शरीर है वो पूरी तरीके से इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं होता, जैसे हमारा लंग्स
वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, हमारा हार्ट, हमारा किडनी, लेकिन इसके जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के इंटायर सरफेस जो होते हैं वो कांटेक्ट होते हैं किससे? इन्वायरमेंट से। तो जो हमारे हमारे शरीर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं, इसीलिए उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। लेकिन चूंकि हमारा शरीर है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में पूरी तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। तो इसके कारण से सिंपल डिफ्यूजन पूरे सेल के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता है। हमने पहले ही डिफ्यूजन के बारे में क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्लास 9 की बुक में देख सकते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज ओस्मोसिस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं वो स्पेशलाइज्ड है। हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि हर किडनी का अलग फंक्शन होता है, लंग्स, लीवर, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, सभी स्पेशलाइज्ड होते हैं। हाँ, आप ये पढ़ लेना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने ये भी बता दिया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे शरीर में जो बनता है वो हार्मफुल ही नहीं सिर्फ है, वो बहुत जरूरी है कि हम उसको अपने शरीर से बाहर निकालें। ओके, सी they create byproducts that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed। और बहुत जरूरी है कि इसको हम रिमूव करें from the body and discharge outside by a process called excretion। ओके, तो एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा से हम लोग हार्मफुल सब्सटेंस है वो हमारे अपने शरीर से क्या करते हैं? डिस्चार्ज आउट कर देते हैं। Again, if the basic rule of the body design in the multicellular organism are followed, a specialized tissue for the excretion will be developed। हमारे शरीर में एक्सक्रीशन प्रोसेस करने के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, क्योंकि हमारा शरीर वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। which means that transportation system will need to transport। तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि क्या करे, वो ट्रांसपोर्ट करे वेस्ट मटेरियल्स को अवे फ्रॉम द सेल। हमारे शरीर से वो ट्रांसपोर्ट करके सारे वेस्ट मटेरियल को कहाँ ले जाके छोड़ दे? एक्सक्रीटरी टिश्यू में, और ये एक्सक्रीटरी टिश्यू क्या करेगा? उसको थ्रो आउट कर देगा आउटसाइड आवर बॉडी। Okay, that's all for today।